हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर। पूरे देश को फिजिक्स सिखानी है, पूरे भारतवर्ष के स्टूडेंट्स को फिजिक्स सिखानी है। आजकल जो मैं मेनली लेक्चर ले रहा हूँ, अब वो नीट और जेई मेंस बेस्ड ले रहा हूँ। एडवांस वाला कंटेंट अब मैंने इसमें से हटा दिया है, अब मैं उसको पढ़ाऊँगा भी नहीं। अब जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे जेई मेंस, तो एडवांस के लिए 2 महीने का अलग से क्रैश कोर्स चलाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे, लेवल तो मेरा कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकता, उसकी परवाह ना करें। पर फिलहाल मेरा फोकस नीट और जेई मेंस पर है आप लोगों के लिए, ठीक है। तभी कोर्स भी कंप्लीट हो पाएगा, ओके। अदरवाइज कोर्स में फिर दिक्कत आ जाएगी। चलिए, तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ाना स्टार्ट किया था। सवाल कराए थे, लेक्चर लेंदी हो रहा था, रोक दिया था। तो मैंने कहा था अगले लेक्चर में उसके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 है, ओके। ठीक है, बिना देर के हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, ओके। चलिए सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो बता ही दिए। अब देखिए, पिछली क्लास में जो आप लोगों से बात हो रही थी, मेनली बात ये हो रही थी, जैसे उदाहरण के लिए जैसे कोई भी सवाल ले लो। जैसे मेन बात आपसे ये हुई थी कि अगर इस तरीके से कोई बॉल यहाँ पर पड़ी हुई है, मान लो बॉल, ये कुछ भी ले लो, ठीक है, ये मान लो रखी हुई है, ओके। एंगल ये थीटा है। तो इसमें कुछ बच्चे जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो कन्फ्यूजन करते हैं, तो इसलिए मुझे पता रहता है कि उस एंगल को बार बार समझा दूँ। और ये थोड़े से जो कमज़ोर टाइप के बच्चे होते हैं उनकी समस्या होती है। तो देखिए, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से लगेगा। एक बार फिर बता रहा हूँ, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन किस एंगल पे लग रहा है, इसका एफबीडी बनाना ही होता है हम लोगों को। मान लो यहाँ पे टेंशन हम इस तरीके से बांध देते हैं, ठीक है। तो ये वाला, अच्छा ये बता ही चुका हूँ कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हो, कोई बॉडी रखी हो, तो जो 2 लाइनें खींचते हैं, तो एक लाइन अलोंग द इंक्लाइन और एक इस तरीके से खींचते हैं। ये आपसे बात हो चुकी है। हालांकि मैंने दोनों मेथड से कर दिया था, और ये बात भी बहुत अच्छे से बता दी थी कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो हर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होते हैं। आप 2 परपेंडिकुलर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल भी ले सकते हैं। पर इनक्लाइन प्लेन के केस में स्पेशल कंसेप्ट यह है कि एक लाइन आप अलोंग द इनक्लाइन प्लेन ही लो और एक लाइन उसके परपेंडिकुलर लो, तो चीज़ों को विजुलाइज करना आसान होता है। या ये कहिए कि फोर्सेस के कंपोनेंट करना आसान होता है, और या ये कहिए कि कम से कम फोर्सेस के कंपोनेंट करने पड़ते हैं, या ये कहिए कि यही करना होता है तभी चीज़ें आसान होती हैं, जो भी आप लोग मान लो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर टेंशन तो ऐसे लगेगा और यहाँ पर एम जी ऐसे लग रहा होगा। तो एक तो एम जी का एंगल देखना है, तो ये थीटा। तो देखो इस लाइन को आगे बढ़ाओ, तो देखो ये थीटा यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। तो इस लाइन को अब आप वर्टिकल आगे बढ़ा दो, ऊपर बढ़ा दो, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो दोनों बातें एक साथ आ गई कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वर्टिकल से इधर थीटा में लग रहा है, और एम जी इस लाइन से इधर लग रहा है, या ये तो वर्टिकली डाउन लग रहा है। देखो ये एम जी लगा दिया, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन देखो इस लाइन के अलॉन्ग लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन, और जो टेंशन होगा वो इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर। ये दिमाग में ले लो। अब एक चीज़ और अभी मौके पे आप याद कर लो, थोड़ा सा स्पीड के लिए याद कर लो, कि जब भी कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हो तो ये एंगल थीटा बनेगा। या इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा एम जी साइन थीटा और एक होगा एम जी कॉस थीटा। तो एक चीज़ और आपके जीवन में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि अब आज के बाद इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम में मैं एम जी नहीं बनाऊंगा, इसको मैं हटाऊंगा, यहाँ से इसको हटाऊंगा। इसकी जगह सीधे सीधे एम जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन लगाऊंगा, और एम जी साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लगाऊंगा। ये चेंज और कर लो, डायरेक्ट लगाओ। कहने का मतलब है, जब इसका एफ बी डी बनाए तो देखिए क्या करना चाहिए, पता है। देखो हटा रहा हूँ इसको, जानबूझ के हटा रहा हूँ। ये नहीं है कि पॉज कर लो ना, सीखो इतनी सी है। तो हमेशा क्या करो, एक लाइन ये खींचो और एक लाइन ये खींचो, ठीक है। ये अब एम जी जो लगेगा उसको, एम जी को यहाँ बनाओ ही मत, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी है, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि आप उसके पहले से ही कंपोनेंट कर लो यार, ठीक है।
तो अलोंग द इनक्लाइन ये सीधे सीधे कंपोनेंट कितना आएगा, एम जी साइन थीटा आएगा, डायरेक्ट यही लगाओ ना। और परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइन आएगा एम जी कॉस थीटा। ये काम करो जरा, उसको एम जी को भूल जाओ। भाई बात वही होती है ना कि एक वेक्टर वो तो रिजल्टेंट वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट वही काम करेंगे जो वो वेक्टर काम करेगा। ये सब बातें वेक्टर में हो चुकी हैं, और नहीं हो चुकी है तो याद कर लो, खत्म बात, ठीक है। और टेंशन ऐसे लगा दो और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, ये काम करने की आदत डालो। और फिर अलोंग द इनक्लाइन फोर्स बैलेंस होगा तो टी इक्वल टू क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एम जी साइन थीटा लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइन फोर्स बैलेंस होगा तो नॉर्मल रिएक्शन को क्या लिखेंगे बताइए, एम जी कॉस थीटा लिखेंगे। बात क्लियर हो गई। इस तरीके से हम चीज़ों को लिखेंगे। ये आप आदत डाल लीजिए, ये आदत डाल लीजिए, ये आदत डाल लीजिए आप लोग, ये आदत डाल लीजिए, ठीक है। हटाएं, पॉज कर उतार लीजिए। जैसे कोई भी ले लो, जैसे कोई ब्लॉक ऐसे रखा होता, अब इसकी आदत डालिए। ये कंसेप्ट एक तरह से आप लोगों के लिए, ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, केवल एम जी की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है, चलो टेंशन भी बना देते हैं। ये है, मान लो ये थीटा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, धागे का टेंशन ऐसे आएगा, और एम जी मत लगाओ, ठीक है। अब सीधे सीधे इस डायरेक्शन में क्या लगा दो, एम जी साइन थीटा। ये याद कर लो कि अगर ये थीटा का एंगल होता है, स्पीड के लिए याद कर लो, कोई फिजिक्स रटा नहीं रहा हूँ, सब समझा दिया है। तो अलोंग द इनक्लाइन क्या लगाओ, एम जी साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइन क्या लगाओ, एम जी कॉस थीटा। ये सीधे सीधे। और जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो एक लाइन अलोंग द इनक्लाइन प्लेन और एक लाइन परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइन प्लेन, तो इस डायरेक्शन में जो आ जाएगा बताइए वो कितना आएगा, ये आएगा एम जी साइन थीटा। ओके, इधर कितना आएगा बताइए, ये आएगा एम जी कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन में टी। ये नेम है, इसको बना लो, इसको बना लीजिए आप, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए। इस तरीके से कंपोनेंट कर देते। तो एम जी को वर्टिकल में ना लगा के इनक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस में हमेशा एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा लगा कर ही आपको काम करना आगे, ठीक है बच्चा। ये सब चीज़ें काम आएंगी आपके। ओके, चलिए एक नॉर्मल रिएक्शन वाला फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, हल्का सा परेशान करेगा, ध्यान रखना। लेकिन यार मतलब होना नहीं चाहिए आपको परेशान, क्यों आप मुझसे पढ़ रहे हैं भैया, परेशान होना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक ही बना दिया, मतलब इस तरीके में मैंने फंसा दिया इसको। एंगल आसान करने के लिए मैं इसको क्या ले लूँगा समझ रहे होगे, 37 डिग्री, और इसको ले लूँगा 53 डिग्री, ठीक है। और ये दो बॉल्स के बीच में फंसा हुआ है। हर कॉन्टैक्ट सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। मैं तो कहूँगा थोड़ा पॉज करके आप ट्राई कर लो। मास 10 kg ले लो, क्यों, अच्छा नंबर होता है, ठीक है। 10 kg से कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, मेन तो नॉर्मल रिएक्शन है। तो देखिए तरीका क्या होगा, देखिए एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ ये लगेगा, इसको N2 लगा दो आप, ठीक है। ये बॉल पे लगेगा, स्फीयर पे लगेगा, ये सरफेस पे लगेगा। एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा। अब इसमें सारी माथापची एंगल की होती है, और वो एंगल देखना मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। सारी माथापची एंगल की होती है, आराम से कर लीजिए। अच्छा, इसमें तो कोई वो नहीं है, इनक्लाइन प्लेन का केस ही नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप इसको इस इनक्लाइन प्लेन पे मानेंगे, इस पे मानेंगे, तो सीधे बॉडी इक्विलिब्रियम में है ही। फाइंड N1 एंड N2, ये क्वेश्चन लिख दीजिए आप, पॉज करके ट्राई करना शुरू करो। इसमें बच्चे अक्सर फंसते हैं, तो मैं थोड़ा आराम से बताऊंगा इसको, ठीक है। हाँ, बस एक बार में समझ लेना यार, ये थोड़ा सा मेरा ड्रॉबैक नहीं है, एक अच्छी चीज़ है कि एक बार में ही चीज़ों को एक्सप्लेन करने में बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका FBD देखो, कोने बना रहा हूँ ये, तो MG में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इधर लग जाएंगे भाई साहब। अब ये वाले नॉर्मल रिएक्शन में भी कोई डाउट नहीं है, बहुत दिन से लगा रहे हो यार। तो ये लाइन वर्टिकल यहाँ खींच लो, ये 37, तो ये भी 37 आएगा,
ये भी 37 आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है N1 वाला, वो वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 37 पे लग रहा है। तो यहाँ से वर्टिकल से ये टेल वाला कंसेप्ट तो क्लियर है। तो ये N1, यहाँ से एंगल कितना 37। अब आपको N2 कुछ कुछ नया आया है आपको, आपके लिए, तो इसको भी हम बहुत प्यार से समझा देंगे। अब आपको देखो कैसे समझाएंगे। देखो ये लाइन लो और ये लाइन लो, ठीक है। अब ये 53 का एंगल है, चलो 53 बना लो, ठीक है। और अब यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन है, ये यही तो है N2। देखो ये N2 और जैसे बता रहा हूँ वैसे सीखना, दिक्कत नहीं आएगी। बस एंगल ही तो देखना है N2 का, और क्या देखना है। N2 देखो ये, ठीक है। अब ये जो N2 लग रहा है, यहाँ से एक लाइन फिर वही वर्टिकल खींच दो। ये 53, तो ये भी कितना आएगा बताइए, 53 आएगा। तो ये भी 53 आएगा। तो बताइए जो N2 है वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 53 डिग्री लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से आप 53 का एंगल ले लो। इसके अपोजिट ही आ जाएगा कि एकदम, चलो जो भी आ जाए हमसे मतलब नहीं। 53, ये 53, ये 53, ये N2 का नॉर्मल एक्स ये है। बस हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट बैलेंस करा दो, वर्टिकल में कंपोनेंट बैलेंस करा दो, इतना ही तो करना है। क्लियर हो गया। यहाँ पे देख लेना है, ये लाइन मैंने ये बनाई, ठीक है। ये लाइन ये ओके। आप इसको यहाँ भी देखना चाहते हो तो ये लाइन वर्टिकल देखो ये। अब ये 53 था टोटल, तो ये 53 आ जाएगा। इसमें देख लो, ऐसी कौन सी आफत है। कठिन कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद देखिए चीज़ें कितनी आसान होती हैं। अब सॉल्व करना है केवल, तो सॉल्विंग तो मैं चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ, पर कुछ बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं इसी बात पर मेरी पे, ठीक है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल में फोर्स, मैंने कहा था कंपोनेंट करना मत, सीधे लिखे ना ओरली दिमाग में कंपोनेंट करके। तो बताइए इस डायरेक्शन में N2 का कंपोनेंट कितना आएगा बताइए। ये आएगा N2 साइन 53, क्लियर, बराबर। इस डायरेक्शन में N1 का कंपोनेंट आएगा N1 साइन 37, क्लियर, ये आ जाएगा। तो पहले सॉल्व कर लो इसी को, यहाँ पर जैसे बता रहे हैं वैसे चलो। साइन 53 जमाने से होता है 4/5 इक्वल टू N1 N2 साइन 37 होता है 3/5, 5 से 5 मर गया, तो ये आ गया बच्चा 4N2 बराबर 3N1। फिर वर्टिकल में फोर्स बैलेंस कर दो। वर्टिकल में देखिए N1 का कंपोनेंट कितना आएगा बताइए, N1 cos 37 बराबर, नीचे लगेगा mg प्लस N2 का कंपोनेंट लगेगा कौन सा बताइए। N2 का कंपोनेंट कौन सा आएगा, N2 cos 53 डिग्री, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर N1 इंटू cos 37 आ जाएगा 4/5 बराबर mg है 100 न्यूटन, 10 किलो का मास था, प्लस N2 की वैल्यू लिख दो चाहो तो यहाँ पर, ये आ जाएगी 3N1/4, 3N1/4 और cos 53 आ जाएगा 3/5। आराम से सॉल्व कर लीजिए। अब तो कर लोगे, अभी भी को नाराज हो जाए। इधर हटा दूँ इसको, फिर इधर हटा के सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखिए। अब सॉल्व करा ही रहे हो तुम मुझसे, ये सब मुझसे कराना नहीं चाहिए वैसे आपको। 100 प्लस 9N1/20, तो ये जब इधर लाओगे 4N1/5 माइनस 9N1/20 बराबर 100, LCM आ गया 100, सॉरी 20, तो ये आ जाएगा 16N1 माइनस 9N1 बराबर 100। तो ये इसमें से घटाओगे तो ये बचेगा 7N1 इक्वल टू 2000, आ गया 2000, बहुत बढ़िया। N1 इक्वल टू 2000 आ जाएगा क्या वाकई में, ठीक है चलो जो भी है, 2000/7 न्यूटन। अब N2 तो निकाल ही लोगे, N2 आ जाएगा 3N1/4, ओके। एक बढ़िया सवाल था, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन करता है, इसलिए मैंने करा दिया आपको, ठीक। चलिए पॉज करके उतार लीजिए। अब एक होता है नॉट, अब नॉट वाले क्वेश्चंस, KNOT नॉट, गांठ जानते हो ना, हिंदी में कहते हैं गांठ, ठीक, गांठ। अब देखिए गांठ होगी यहाँ पे इस तरह से,
अब इस पर ध्यान रखना, ये मासलेस होती है, मासलेस होती है। और ध्यान रखना कोई भी मासलेस बॉडी हो वो एक्सीलरेट करे या एक्सीलरेट ना करे, उस पर फोर्स हमेशा बैलेंस होता है। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे सर अगर एक्सीलरेशन हो रहा है गांठ का तो फिर फोर्स तो होना चाहिए उसके ऊपर, तो यार उस पर मास नहीं है ना, तो बिना मास के न्यूटन के सारे नियम फेल कर जाते हैं। हालांकि इस बात को मैं बहुत मजबूती से आपको आगे बता पाऊंगा, क्योंकि अब मैं आगे का बताऊं गांठ इसी बात के लिए तो फिर चीज़ें अनसिक्रोनाइज हो जाती हैं, मज़ा नहीं आता, क्रम खराब हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि मासलेस होती है, मासलेस। तो जो नॉट होती है, नॉट पर, गांठ पर ऑलवेज फोर्सेज आर बैलेंस्ड, ऑलवेज फोर्सेज आर बैलेंस्ड। हमेशा गांठ के ऊपर फोर्सेस क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। ठीक, हमेशा। अब जैसे मान लीजिए एक फोर्स इसमें ऐसे लग रहा है T1 का, धागे से ही लगी होगी गांठ, एक T2 का लग रहा है, एक T3 का लग रहा है, तो फोर्स हमेशा इस पर बैलेंस कराते हैं। ओके, कोई भी एंगल ले लीजिए आप, जैसे यहाँ से एंगल थीटा है, यहाँ से एंगल अल्फा है, तो देखिए आराम से देख लो, हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस होंगे इस गांठ के ऊपर, तो इसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना होगा बताइए, T1 साइन थीटा। ठीक, और इस वाला क्या होगा बताइए, T2 साइन अल्फा। एक इक्वेशन बन जाएगी। वर्टिकल में फोर्स बैलेंस होंगे, तो वर्टिकल में इसका कंपोनेंट कितना आएगा बताइए, T1 कॉस थीटा, प्लस इसका क्या आएगा बताइए, T2 कॉस अल्फा, और वर्टिकल में क्या लग रहा है बताइए, T3। तो ये नॉट के इक्वेशंस हैं। नॉट का मतलब जो गांठ होती है, कई बार रस्सी में गांठ लग जाती है तो उस पर फोर्स हमेशा बैलेंस होते हैं, और वो गांठ भले ही एक्सीलरेट करे या एक्सीलरेट ना करे तब भी फोर्स बैलेंस होते हैं, क्योंकि गांठ में हम मास जीरो मानते हैं, इसलिए न्यूटन का इनर्शिया वाला लॉ लग नहीं पाता है, तो अदर लॉ भी नहीं लग पाते हैं। मतलब गांठ कांस्टेंट मोशन से उसका एक्सीलेशन निकलेगा, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन बिना नेट फोर्स जीरो होने के बावजूद भी नॉट एक्सीलेट करती है। ये सब बातें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी, मतलब कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, जरा सी बात है, पर एक्सप्लेनेशन से पहले यूज हो रही है, तो बस बोलना पड़ रहा है मुझे बिना एक्सप्लेनेशन के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं नोट वाले। काफ़ी फेमस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जैसे यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये आपको यहाँ नोट है, ठीक है, ये नोट है, एक रस्सी यहाँ बंधी हुई है, एक रस्सी यहाँ बंधी हुई है, और ये नोट है, ठीक है, ये नोट, यहाँ पे एक मास लटका हुआ है। मान लीजिए ये एंगल यहाँ पे 37 डिग्री है और ये 53 डिग्री है। ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे। ठीक, और मास हमेशा की तरह 10 kg ले लिया। आपको दोनों स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग 1 है स्ट्रिंग 2 है, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हर धागे में आपको टेंशन फोर्स बताना है। ओके, चलिए करिए, हम ही समझाते हैं। अब देखिए इसमें टेंशन मान लो T1, तो टेंशन T1 इस तरीके से लग जाएगा। इसमें टेंशन आप मान लो T2। ठीक है भाई, कॉन्टैक्ट पॉइंट से अभी तो नॉट है वो एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इससे अभी लगेगा हमेशा टेंशन, और इसमें लग जाएगा टेंशन T नीचे मान लो, इसमें T ऊपर, और ये तो ग्रेविटी का किंग फोर्स 10G नीचे लगेगा। तो इस T की तो कोई बात ही नहीं है भाई, इस पर तो मनी मन में फोर्स बैलेंस करा दोगे। वर्टिकल में फोर्स बैलेंस होंगे तो T बराबर बताइए क्या होगा, 10G होगा, बराबर क्या होगा, 100 न्यूटन होगा। ठीक, सेकंड इक्वेशन जो नॉट है, या तो उसका FBD बना लो अलग से, चलो बना लो, ऐसा है क्या उसमें, देखो इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा है बताइए, T लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, यहाँ से बताइए ये T2 लग रहा है, किस एंगल पे लग रहा है बताइए, 37 पे लग रहा है। ये T1 लग रहा है कितने पर, यहाँ से बताइए 53 पे लग रहा है, ये 53, कुछ है ही नहीं। अब देखिए नॉट एस पे फोर्स हमेशा क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स बैलेंस कराओ, वर्टिकल में भी फोर्सेस को बैलेंस कराओ। तो बताइए ये जो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, यही वाली सेकंड इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल में बैलेंस कराओगे तो T1 cos 53 बराबर आ जाएगा T2 cos 37, ये आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसको यहीं पे सॉल्व कर लिया करो, एक इक्वेशन यही मिल जाती है। ठीक, तो ये आ जाएगा T1 इंटू कॉस 53 होता है 3/5,
इक्वल टू आ जाएगा T2 इंटू कॉस 37 होता है 4/5, इससे मर जाता है तो यहाँ से आ जाता है 3T1 इक्वल टू 4T2। ओके, ये आ गया। थर्ड इक्वेशन, वर्टिकल में फोर्स बैलेंस होंगे तो इसका T1 का ये कंपोनेंट आएगा T1 साइन 53 प्लस T2 का कंपोनेंट आएगा T2 साइन 37 बराबर, नीचे mg नहीं अब की बात T है और T की वैल्यू आप पहले निकाल चुके कितनी 100 न्यूटन। अब कुछ है ही नहीं, देखिए अब एक काम कर लो T1 T2, चलिए T1 इंटू ये आ जाएगा साइन 53 आ जाएगा 4/5 प्लस T2 की वैल्यू यहाँ से रख दो, ये आ जाएगा 3T1/4 इंटू साइन 37 होता है 3/5 इक्वल टू 100। अब यार सॉल्व कर लेना, ठीक है, कर लेना, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से T1 सॉल्व हो जाएगा और T2 भी सॉल्व हो जाएगा। तो जो नॉट होती है उस पर फोर्सेज हमेशा बैलेंस होते हैं, ठीक है, नॉट पर फोर्सेज हमेशा बैलेंस होते हैं, ठीक है। हटाएं, चलो फिर देखिए आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन ही देखते चलो, उसी से सब भला होना यार। फिर क्वेश्चन लिखते हैं, देखो एक अच्छा क्वेश्चन है ये नॉट को मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है। टेन kg का ब्लॉक, थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ठीक है। अब इसको मिटाऊंगा नहीं मैं, ठीक है, फालतू टाइम के लोगा। ये दो गांठ हैं इस पर, ठीक है, और ये एंगल यहाँ से दिया हुआ है 37 डिग्री ले लो, और ये एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री। 53 और 37 डिग्री लेने से बस थोड़ा आसान हो जाता है कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। मान लो इस धागे में टेंशन T1 है, इस धागे में, ठीक है, इस पॉइंट पर एक ही टेंशन होता है पूरे धागे में। इस धागे में टेंशन है मान लो T2, इस धागे में किसी भी पॉइंट पर ले लो तो टेंशन है T3 का, इस धागे में टेंशन है मान लो T4 का, और इस धागे में टेंशन है मान लो T का। आपको हर धागे में टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना है। ये तो नॉट है, गांठ। फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, हर धागे में आपको टेंशन फाइंड आउट करना है, ओके। ये क्वेश्चन है, हर धागे में टेंशन फाइंड आउट करना है, ओके। सबसे पहले टेंशन का नेम होता है हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से अवे। तो देखिए जैसे इस T की तो कोई बात ही नहीं है, ये देखो ये T ऐसे लगेगा, ये T, इसमें ये T1 ऐसे आएगा, इसमें ये T2 ऐसे आएगा। तो पहले एक काम कर लो, इसी के फोर्स बैलेंस कर लो। तो पहली इक्वेशन में तो कोई दर्द हो ही नहीं सकता अब आप लोगों को। T तो सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा बताइए, 100 न्यूटन हो जाएगा सीधे सीधे। उसको न्यूटन भी ना लिखो, न्यूटन भी ना लिखो यार, न्यूटन भी ना लिखो, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ 100 लिख दिया करो, ठीक है, 100 हो जाएगा सीधे सीधे। अब इसके लिए फोर्स बैलेंस कर लो, फोर्स बैलेंस कर लो, इसके लिए नॉट 1 कह दो इसको, नॉट 1, और ये है नॉट 2, ओके। तो यहाँ पे पहले अब देख लो नॉट 1, नॉट 1 को देखोगे तो इसका FBD बनाइए, ये आ जाएगा। तो देखिए नीचे की तरफ तो T लग रहा है, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है बताइए, T1 लग रहा है। और ध्यान रखना ये वर्टिकल से T2 के एंगल पे लग रहा है, यहाँ से वर्टिकल से T2 के एंगल पे लग रहा है 37 डिग्री, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स बैलेंस होंगे, वर्टिकल में भी बैलेंस होंगे। तो T पता है तो पहले वर्टिकल में ही करा लो, तो ओरली लिखो बताइए, T2 cos 37 बराबर क्या आएगा, T आएगा। तो यहाँ से T2 को लगे आता निकाल भी लो, क्योंकि आपको पता ही है। तो T2 इंटू कॉस 37 कितना हो जाएगा 4/5, और T की वैल्यू पता है कितनी 100। तो ये मेरे और आपके हिसाब से 5 से कितना बार जाएगा 500, और 4 से जब डिवाइड करोगे तो 125 न्यूटन आ जाएगा। उसको न्यूटन ना लिखो, न्यूटन ना लिखो,
125 लिखो, 125 आ गया। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस कर लो, तो T1 इक्वल टू बताइए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा T2 साइन 37। ओके, तो अब यहाँ से T1 की सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी, T2 है 125, साइन 37 होता है 3/5, 5 से 25 बार मरेगा तो आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो T1 T2 अब आपको पता लग गया, तो इनको लगे आता हूँ। वैसे जब इस नोट का FBD बनाओगे तो T2 ही आपके काम का है, तो T2 की वैल्यू आप लिख लीजिए यहाँ पे। T2 जो आ गया, T2 कितना आ गया बताइए, 125 न्यूटन आ जाता है। ठीक है, 125 न्यूटन आ जाता है। ठीक है, 125 न्यूटन आ जाता है। क्लियर। अब जरा नोट 2 को देख लीजिए, कुछ है नहीं, दर्द एकदम जीरो है, समझ लीजिए। जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे चलोगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, उसके बाद तो फिर मौजा ही मौजा, फिर दिक्कत क्या है। अब जरा इस नोट का FBD बना लीजिए, देखिए। अब देखिए, ये तो हॉरिजॉन्टल में लग रहा है T3, भाई ये T3 तो ऐसे लगेगा, और ये जो होगा T4 ऐसे लगेगा, और ये इसमें T2 ऐसे आएगा। तो देखिए, अब दोनों का एंगल विजुलाइज कराता हूँ जरा। ये लाइन वर्टिकल आएगी तो ये 37, तो ये भी कितना बनेगा, 37 बनेगा। तो T3 तो हॉरिजॉन्टल में आ गया, और ये यहाँ पर T2 इस तरीके से आ जाएगा, जो कि एंगल बनेगा यहाँ से 37 डिग्री। और ये वर्टिकल से इस लाइन से इस तरीके से ये एंगल आ जाएगा T4 का। T4 का एंगल आ जाएगा कितना, 53 डिग्री। अब फिर से हॉरिजॉन्टल के फोर्सेस बैलेंस करा दो, वर्टिकल के करा दीजिए, सॉल्व होके आ जाएगा। तो यहीं सॉल्व कर दूँ, अब तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया। बाद बाकी आपको T2 तो पता ही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। बताइए, पहली क्वेश्चन इसमें लिखना चाहेंगे तो वर्टिकल के लिए लिख लीजिए आप, तो ये आ जाएगा T4 cos 53 बराबर क्या आएगा बताइए, वर्टिकल में T2 और cos ऑफ 37। तो T4 निकालना है, cos 53 जमाने से 3/5 होता है। T2 आप 125 निकाल चुके हो, और cos 37 जमाने से 4/5 होता है, 5 से 5 मर जाता। तो T4 की जो वैल्यू आ जाती, ये आ जाएगा 5 चौक 20, 500/3 न्यूटन आ जाएगा। T4 500/3 आ गया। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस कराओगे तो T3 मिल जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा, T3 प्लस T2 का एक कंपोनेंट और आएगा हॉरिजॉन्टल में, कितना आएगा बताइए, T2 साइन 37, T2 साइन 37, एंड दिस इज इक्वल टू T4 का कंपोनेंट आएगा T4 साइन 53। क्लियर। अब आपको T2 पता है, T4 पता है, T3 नहीं निकाल लोगे क्या, तो T3 बराबर आ जाएगा T4। अब ये भी निकाला है आपने, कितना बताइए, 500/3 इंटू साइन 53 कितना होता है, 4/5, माइनस T2 कितना है बताइए, 125 इंटू साइन 37 कितना आ जाएगा बताइए, 3/5। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व तो कर ही लोगे। अब ये मत कहना यहाँ से छोड़ दिया है, ये कह मत देना यार प्लीज़, बहुत दुखी हो जाऊँगा। ठीक है, चलिए करिए, आगे बढ़ें। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन लिख दिया मैंने पहले से ही, बढ़िया सवाल है। बस ये बेसिक सवालों की आदत डालनी है, धीमे धीमे मजबूत हो जाओगे। द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है जिस टेंशन की वजह से कोई धागा टूट जाए। जैसे भाई ये धागा है, तो अगर मैं इसको खींचता हूँ तो इसकी एक लिमिट होगी ना, अगर उससे ज़्यादा अगर आप इसको खींच दोगे या इसमें टेंशन डेवलप कर दोगे तो ब्रेक हो जाएगा। अब ये धागा है मान लीजिए, तो इसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगी वो अलग होगी। अब ये थोड़ी ना कि इसके तुम आप इससे किसी कार को खींच दोगे या ट्रक को खींच दोगे, ठीक है, आप नहीं तोड़ पा रहे हो, लेकिन दो ट्रक के बीच में लगा होगा एकदम टूट जाएगी। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बेसिकली होती है जिस टेंशन फोर्स को कोई धागा सहन ना कर सके, या वो जैसे ही वो वाला टेंशन किसी धागे में डेवलप होगा, धागा तुरंत क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, उसको कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑफ द स्ट्रिंग कनेक्टिंग वॉल ये है, एंड ब्लॉक भी, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना दिया है, 175 न्यूटन। इसका मतलब
इसमें मैक्सिमम टेंशन जो हो सकता है वो 175 न्यूटन हो सकता है। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, इससे ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट ऑफ ब्लॉक ए फॉर विच द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब आपको ये बताना है कि ए का वेट क्या होना चाहिए। इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन कर लो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट ऑफ ब्लॉक ए, फाइंड द मैक्सिमम वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैक्सिमम कौन सा वाला, मैक्सिमम वाला। ठीक है, मैक्सिमम वेट इसमें कितना हो सकता है जिससे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे। ठीक है, क्लियर है। विच द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, वेट ऑफ ब्लॉक बी, बी का वेट 700 न्यूटन दिया है। ध्यान रखना वेट, देखो ये जो mg होता है ना, ये होता है वेट। तो जो मास होता है ना, वो वेट को जब g से डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, मास मिलता है। तो अगर b का मास आपको फाइंड आउट करना हो तो वेट आपको इसका दिया हुआ 700 न्यूटन, g से डिवाइड कर दो तो 70 kg। और एक बात ध्यान रखना, अगर कहीं पे kg लिखा है, कुछ बच्चों को क्या, सबको कन्फ्यूजन आता है, वेट और मास में कन्फ्यूजन आता है कि सर वेट कब लेते हैं और मास कब लेते हैं। तो बहुत ही छोटी बात बताता हूँ, जब kg लिखा हो तो kg इज़ द यूनिट ऑफ मास एंड न्यूटन वेट फोर्स होता है। तो न्यूटन जो होती है वो वेट की यूनिट होती है। तो अगर ये न्यूटन लिखा हुआ है तो ये वेट है, और kg लिखा होता है तो क्या होता है, मास होता है। इससे आसान बात कुछ भी नहीं है। आप यूनिट से भी इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कब आपको वेट दिया हुआ है और कब आपको मास दिया हुआ है। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो इसमें मैक्सिमम टेंशन इतना हो सकता है। तो कुछ अच्छा, अब एक बात बताइए। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। अब मैं हटा रहा हूँ इसको। ठीक है, क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया, मुझे तो याद है ही। ए का वेट निकालना जिससे एक टेंशन इसमें 175 न्यूटन आ जाए और सिस्टम क्या बना रहे, इक्विलिब्रियम में बना रहे। कुछ है ही नहीं, हटा दें ऊपर से। चलिए, ठीक। अब देखिए जरा पहले इसको समझ लो। देखिए यार, अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है, तो ध्यान रखना जितना टेंशन इस धागे में होगा उतना ही फोर्स आपको इधर लगाना पड़ेगा। मतलब F इक्वल टू टी होगा। तभी देखो नॉर्मल रिएक्शन तो भाई वर्टिकल में लगेगा, mg इसका नीचे वर्टिकल में लग रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल में तो जब फोर्स तभी तो बैलेंस होगा, भले ये धागा और ये धागा अलग अलग हैं, पर हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करने के लिए इसमें टेंशन को वही आना पड़ेगा T1। ठीक है, तो इसमें मान लो टेंशन आपने टी मैक्स मान लिया। ठीक, तो टी मैक्स की तो इसका फोर्स बैलेंस जब कराओगे इसका, तो टी मैक्स इक्वल टू तो सीधे सीधे T1 आ जाएगा। मतलब ये तो सीधे सीधे 175 न्यूटन आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए इसमें टेंशन आपको पता लग गया, इसमें टेंशन आप कोई टी मान लो, T2 मान लो, इसमें कोई टेंशन T1 टी मान लो। इसमें है, ऐसा है क्या। अब ये नॉट है, इसका BD बना दो आप। यार एकदम आसान क्वेश्चन है भाई। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस के बाद पता लगता है कि प्रोसेस ये रहता है, तो वो करते चलो। थोड़ी देर दिक्कत क्या है, एक लेक्चर करवाई दिए, फिर अगला लेक्चर भी प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ, तो T1 का टेंशन लग गया। या इसको तो आप डायरेक्ट 175 ही लिख लो, ज़्यादा अच्छा है। सीधे सीधे 175 लिख लो। ठीक, इसमें T2 लग गया। T2 हॉरिजॉन्टल से 37 के एंगल पे लग रहा है, तो ये T2 लग गया इधर, और ये जो T है वो नीचे लग रहा है। ठीक है, हाँ T बराबर होगा क्या, इसका जो वेट होगा वो नीचे लगेगा mg, तो T बराबर हो जाएगा mg। T बराबर हो जाएगा mg। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस कर लो, तो बताइए क्या आ जाएगा। T2 इसका कॉस कंपोनेंट आएगा, cos 37 इक्वल टू सीधे सीधे 175 आ जाएगा। ये आ जाएगा T2 cos 37, बताइए कितना होता है जमाने से, 4/5 इक्वल टू 175। तो T2 की जो वैल्यू आ गई वो 175 इंटू 5/4 आ गई। ठीक है, ये T2 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और T बराबर ही क्या है बताइए, mg है। T बराबर ही mg है। तो यहाँ से आ जाएगा, वर्टिकल में फोर्स बैलेंस कराओगे तो बताइए T2 sin 37 आएगा। तो ये आ जाएगा T2 sin 37 इक्वल टू T बराबर mg। तो ये आ जाएगा T2 बताइए कितना दिया है, ये दिया है 175 इंटू 5/4 इंटू साइन 37 कितना होता है बताइए, 3/5 बराबर mg। सीधे कर दो तो यहाँ से m की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी कि 5 से तो 5 मर जाता है, तो 175 इंटू 3/4 इंटू जी बोले तो 10,
ये आ जाएगी मास m की वैल्यू, ये आ जाएगी मास m की वैल्यू। निकाल लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन से, कठिन लग ही नहीं सकते आपको। मैंने पहले ही बता दिया था, नीट और जेई मेंस लेवल पर फोकस कर रहा हूँ फिलहाल, इसी पर वर्किंग भी करूँगा, ठीक है। तभी फिजिक्स आपकी मजबूत होगी। बाद बाकी एडवांस का कोर्स तो मैं 2 महीने में पूरा कर दूंगा यार, डोंट वरी फॉर दैट। यार रोजाना 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 महीने में 600 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन के मारे तो फिजिक्स डांस कर जाएगी भाई। हटाएं, आगे बढ़ें, चलिए। फिर देखिए ये क्वेश्चन, ये एससीबी का क्वेश्चन है, कोई खास कठिन नहीं। अब देखिए इस तरह से एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक यहाँ लटका हुआ है। वाट शुड बी द मास ऑफ ब्लॉक ए सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ए का क्या मास ले लें जिससे सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो कुछ है ही नहीं, देखिए यहीं से स्टार्ट कर दो। अब देखिए यहाँ पे क्या लगेगा बताइए, 2g लगेगा, 2g का मतलब 20 न्यूटन लगेगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ऊपर जो टेंशन आएगा फोर्स बैलेंस होगा। टी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 20 न्यूटन में लिखा करो, सीधे 20 लिखो। तो अच्छा इस धागे में टेंशन सेम रहेगा, तो इधर भी कितना आएगा 20, इधर भी कितना आएगा 20। अच्छा इसमें धागा बदल गया तो इसमें कोई टेंशन T1 मान लो, यही टेंशन इसको ट्रांसफर होगा T1 और नीचे लग जाएगा मान लो mg। तो बताइए पहली इक्वेशन तो अब आपको मिली गई, T1 इक्वल टू, तो बताइए क्या होगा, mg होगा। सेकंड इक्वेशन, इसका फोर्स बैलेंस करा दो, इसका। अब इसका फोर्स बैलेंस कराना बहुत अच्छे से आपको बता चुके हैं। देखिए क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऐसे लगेगा, ठीक है। और mg के तो कंपोनेंट ही नहीं करने, सॉरी mg को तो लिखना ही नहीं है, सीधे कंपोनेंट लिखने हैं। अलोंग द इनक्लाइन क्या लिखेंगे, mg साइन थीटा। परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइन क्या लिखेंगे, mg कॉस थीटा, सीधे सीधे, ठीक। तो देखिए ये देखिए यहीं से सीधे सीधे ये, ठीक। अब बताइए ये तो इधर तो 20 न्यूटन आ ही गया। अच्छा mg का कंपोनेंट कितना आएगा, 2g है, तो इधर आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों 2g साइन 37, बता चुके। mg ना लगाओ, और इधर क्या कंपोनेंट आएगा बताइए, इधर आएगा 2g cos 37 आएगा, और इधर टेंशन कितना आ जाएगा बताइए, T1 का टेंशन आ जाएगा इधर, क्लियर। अब इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस, अच्छा इधर आएगा नॉर्मल रिएक्शन। इधर तो आवश्यकता है ही नहीं, फोर्स बैलेंस है, क्योंकि मुझको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट भी नहीं करना है। तो कभी कभी कुछ इक्वेशंस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये नहीं कि जरूरत नहीं तब भी लिखो, मन है तो लिख लो, वो अलग चीज़ है। लेकिन केवल T1 चाहिए तो इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करा दो। तो बताइए क्या आ जाएगा, T1 बराबर एक तो आएगा 20 प्लस, बताइए कितना आ जाएगा 2g साइन 37, ये आ जाएगा। तो T1 इक्वल टू 20 प्लस 20 इंटू साइन 37 जमाने से होता है 3/5, 5 से 4 बार। तो T1 इक्वल टू आ जाएगा 20 प्लस कितना 12, तो T1 इक्वल टू आ जाएगा 32 न्यूटन, 32 न्यूटन। और T1 32 न्यूटन आएगा, तो यहाँ से T1 इक्वल टू आप करेंगे mg, तो ये आ जाएगा 32 बराबर m इंटू जी, तो m इक्वल टू 3.2 kg, ठीक। ऐसी क्वेश्चन एग्जाम आते हैं यार, इतना ही बच्चों से एक्सपेक्ट भी किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं भैया, ऐसे ही क्वेश्चन से एग्जाम आते हैं। ठीक है, फिर देख लीजिए अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। ये एक m मास का ब्लॉक है, इस धागे से लटका हुआ है, यहाँ पे नॉट है। एक धागा ये है जो 45 का एंगल बना रहा है, ये धागा 45 का एंगल बना रहा है। फिर यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास है कैपिटल M। फिर ये धागे एंगल थीटा पे लटका हुआ है, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो कह रहा है फॉर द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, इनमें से कौन सा आंसर होगा, मतलब टेन थीटा की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगले पेज पर जाऊंगा तो डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। इसी को हटा देता हूँ, तो आप देख लेना। वैसे जो मेरे पास आंसर है इसका, वो आंसर दिया हुआ है मेरे पास, ए ऑप्शन है इसका, ठीक है, ये आएगा ये, ठीक है। ये अभी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो आंसर आना है वो क्या आना है, टेन थीटा बराबर आना है 1 + 2 कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, ये आना है इसका आंसर। बाद बाकी हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें जो टेंशन आएगा T,
वो एम जी को बैलेंस करेगा। तो टी बराबर आ जाएगा एम जी। टी बराबर आ जाएगा एम जी। अब इस नॉट पर फोर्स बैलेंस करा दो तो यहीं कर लो। देखिए नॉट पर फोर्स कैसे बैलेंस होंगे, नीचे तो टी लग रहा होगा, ये लग गया टी, इधर इधर कोई टी वन मान लो, इधर कोई टी टू मान लो, ठीक है। वैसे टी वन टी टू बराबर आएंगे पर कोई बात नहीं, अलग अलग धागा है तो अलग अलग मान के चलो। इधर टी वन इधर टी टू, एंगल 45, ये भी 45, तो ये कंपोनेंट टी टू का होगा टी टू कॉस 45, ये होगा टी वन कॉस 45। तो जैसे ही हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस कराओगे, तो बताइए जैसे ही हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस कराओगे, टी टू कॉस 45 बराबर टी टू कॉस 45, तो यहाँ से तुरंत आ जाता है टी टू बराबर टी वन, टी टू बराबर टी वन आ जाता है, ठीक है। वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करा दो, तो वर्टिकल में जो फोर्स बैलेंस होगा ये होगा टी वन साइन 45, ठीक है। वो तो टी वन टी टू तो बराबर आई गए ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा टी वन साइन 45 प्लस टी टू साइन 45 बराबर टी, और टी किसके बराबर है, एम जी के, तो इसको एम जी लिख दो। तो यहाँ से आ जाएगा टी वन इंटू 1/√2 प्लस इसको भी टी वन कर दो इंटू 1/√2, ठीक, बराबर एम जी। तो ये आ जाता है टी वन इंटू √2 आ जाएगा, ठीक है, बराबर एम जी। तो यहाँ से टी वन की वैल्यू आ जाती है प्यारे बच्चों mg/√2, इतना लिख लीजिए, टी वन की वैल्यू आ जाती है mg/√2, ठीक। तो अब आप टी वन की वैल्यू लिख दो, क्योंकि जब इसका फोर्स बैलेंस कराएंगे तो टी वन की आवश्यकता पड़ेगी, टी टू तो इधर निकल रहा है, तो टी वन आ जाता है mg/√2। ये इसको रेडीमेड कर लो, अब यहीं जगह नहीं है इसलिए यहीं कर देता हूँ, ठीक है। फिर से इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी हटा दो, जरूरत कोई नहीं इसकी खास। अब इसका फोर्स बैलेंस देख लो, इसका फोर्स बैलेंस देखोगे तो देखिए अब ये 45 है, तो ये तो एंगल 45 ही होगा, तो इधर टी वन लग रहा होगा इस पर, तो ये तो टी वन लग जाएगा, एंगल कितने पर बताइए, 45 पर। नीचे इसका वेट लगेगा कैपिटल एम जी, तो नीचे लग जाएगा कैपिटल एम जी। यार एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं, डरना मना है, और इसमें कोई टेंशन मान लीजिए आप टी थ्री मान लो, तो टी थ्री का जो टेंशन है वो यहाँ से थीटा के एंगल पे लग रहा है, ठीक है। यही हमको फाइंड आउट भी करना है। तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस कराओ, वर्टिकल में बैलेंस कराओ, तो बताइए हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा, टी थ्री कॉस थीटा, टी थ्री कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, इसका फोर्स बैलेंस इधर क्या आएगा, टी वन साइन 45, और टी वन किसके बराबर है बताइए, mg/√2, और साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो कितना आ गया, एम जी आ गया, ठीक। इक्वेशन नंबर सेकंड, वर्टिकल में फोर्स बैलेंस कराइए, वर्टिकल में कराओगे तो क्या आएगा बताइए, टी थ्री साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टी वन का ये कंपोनेंट, तो टी वन कॉस 45 आ जाता है √2, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा कैपिटल एम जी, ठीक है। अब कुछ है नहीं, दोनों को आप क्या करा लो, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्यों हमें टेन थीटा में आंसर लाना था, तो यहाँ हटा दूँ इसको, इक्वेशन को डिवाइड ही करना है अब तो, ठीक है, डिवाइड ही करना है अब तो एक काम करो, सेकंड को आप फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो देखिए क्या आ जाएगा, क्यों टेन थीटा लाना था ना, टेन थीटा, तो इसको साइन थीटा वाले को डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा टेन थीटा बराबर, क्यों टी थ्री साइन थीटा अपॉन टी थ्री कॉस थीटा डिवाइड करके टेन थीटा, और यहाँ पर आएगा T1/√2 प्लस ये आ जाएगा कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा, यहाँ पर टी ये कितना लिखा हुआ है एम जी, तो ये आ जाएगा एम जी, तो ये आ जाएगा टेन थीटा बराबर टी वन की वैल्यू आपको पता है mg/√2, तो इसको लिखोगे तो mg/√2 करोगे तो mg/2 आ जाएगा, प्लस कैपिटल एम जी अपॉन स्मॉल एम जी, ठीक।
एम जी से डिवाइड कर दो इसको, टेन थीटा बराबर ये आ जाएगा 1/2 प्लस कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लोगे कितना आ गया, टेन थीटा बराबर 2m एलसीएम आ गया, तो ऊपर जाएगा तो कितना आएगा m प्लस 2 कैपिटल M, 2 कैपिटल M आएगा। इसका एफबीडी बना लो अब, ठीक है। तो इसका एफबीडी बनाओगे तो देखिए क्या बनेगा, देखिए इधर तो आएगा T1, इधर आएगा कैपिटल MG और इधर आएगा ये T3, ठीक है। तो कुछ है नहीं, देखिए तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करा दो, T3 साइन थीटा बराबर क्या आएगा बताइए, T1 ये एंगल 45 आएगा, तो T1/√2, क्यों cos 45√2 होता है, प्लस कैपिटल MG, और एक आ जाएगा हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या आता है आ जाएगा बताइए, T3 cos थीटा बराबर आ जाएगा सीधे सीधे T1/√2, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर लो क्योंकि हमें टेन थीटा चाहिए, तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो T3 से T3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा T1/√2 प्लस कैपिटल MG डिवाइडेड बाई T1/√2, तो ये आ जाएगा टेन थीटा बराबर 1 प्लस √2 कैपिटल MG/T1, और T1 की वैल्यू कितनी दी हुई है बताइए, MG/√2, तो जैसे ही आप ये लिखोगे टेन थीटा बराबर 1 प्लस √2 MG अपॉन T1, T1 आ जाएगा MG/√2, तो ये आ जाएगा टेन थीटा बराबर, शायद आप देख लीजिए 1 प्लस टेन थीटा और 1 प्लस √2 पर जाएगा, तो 2 कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, दिस इज योर आंसर। यही आना था, मैंने कहा भी था यही आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर कर लीजिए। देखिए एक और बढ़िया सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये जेई में आ चुका है, जेई का पूछा हुआ सवाल है। देखिए जेई वाले किस तरीके से सवाल पूछते हैं। अब यहाँ पर ये पुली मास सिस्टम से एक ब्लॉक इस तरीके से लटका हुआ है, ठीक है। ये पूरा धागा है, यहाँ पे नॉट है, ठीक है, नॉट, फिर ऐसे करके धागा इस ब्लॉक से जा रहा है और कैपिटल M का मास यहाँ लटका हुआ है। सवाल कह रहा है इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, m बराबर 2m, m लेस देन 2m, m ग्रेटर देन 2m, m इक्वल टू m, ठीक है। फिर से यार मैं सॉल्व तो इधर ही करूँगा, तो आंसर पहले बता देता हूँ आप लोगों को, आप पैसे पॉज करके ट्राई कर लो पहले तो, ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका आंसर है वो बी दिया हुआ है, ठीक है, m लेस देन, ये इसका आंसर आ रहा है, तो हम इसका आंसर इधर लिख देते हैं, फिर उधर उसको सॉल्व कर देते हैं, तो m लेस देन 2m आ रहा है। अब देखिए कैसे आ रहा है, देख लो, क्यों जगह है ही नहीं तो यही सॉल्व करूँगा, अगले पेज पे जाऊँगा तो दोबारा फोटो बनाना पड़ेगा, फ़ायदा क्या, ठीक। अब देखिए कुछ है नहीं, आप इस एंगल को थीटा मान लो, ठीक है, तो नीचे तो आ जाएगा कैपिटल MG, इसमें जो टेंशन बनेगा T वो कैपिटल MG के बराबर बनेगा, कोई डाउट ही नहीं है। अब अच्छा, अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मास m है तो यहाँ नीचे MG लगेगा, तो इसमें जो टेंशन आ जाएगा, इसमें जो टेंशन आ जाएगा वो T डैश, वो तो कितना होगा बताइए, स्मॉल MG के बराबर होगा, यही टेंशन इस धागे में ट्रांसमिट होगा, T डैश यही, अच्छा ये इसमें इसका मास m है तो यह आ जाएगा MG, तो इसमें जो टेंशन आएगा बताइए T वो सेम ही आएगा, T डैश कितना MG आएगा, और यही टेंशन इसमें ट्रांसमिट होगा, T डैश बराबर MG, ओके। अच्छा ये टेंशन इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से अभी लगेगा T डैश। अब आप इसका बना दो फ्री बॉडी डायग्राम, कुछ है ही नहीं। जब इसका FBD बनाओगे तो बताइए नीचे तो क्या लगेगा, T लगेगा, T की वैल्यू कितनी है बताइए, कैपिटल MG है, इधर T डैश, इधर T डैश, तो इधर लगेगा T डैश और इधर भी लगेगा T डैश,
और यहाँ से भी एंगल थीटा, यहाँ से भी एंगल थीटा। तो हॉरिजॉन्टल में तो ऑब्वियसली फोर्स बैलेंस है, क्योंकि टी डैश साइन थीटा, इसका भी टी डैश साइन थीटा। वर्टिकल में फोर्सेस को बैलेंस करा दीजिए, तो ये आ जाएगा 2t डैश इक्वल टू कैपिटल एम जी। और 2t डैश कितना आ जाएगा बताइए, गलत कर गया मैं, 2t डैश कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल एम जी। तो t डैश कितना था बताइए, यहाँ से t डैश एम जी लिखा हुआ है, तो 2mg कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल एम जी से जी मर जाता है, तो यहाँ से आ जाता है कॉस थीटा इक्वल टू m/2 ये आ जाता है। अब इसकी एनालिसिस करनी है, इतना पॉज करके उतारिए, ठीक है, इतना पॉज करके उतारिए बाप, उतारा। चलिए, तो अब आपको कंडीशन क्या मिली, कंडीशन मिली कॉस थीटा बराबर m/2m। अब जरा इसी में सुन लीजिए, यही सब बातें बच्चों को क्लियर नहीं होती जीवन में, यहाँ से समझ लो। जेई का सवाल है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी एनालिसिस आपका दिमाग खुलता हुआ मांगता है। अब देखिए ये दिया हुआ, अब देखिए इसका मतलब अगर ये कॉस थीटा बराबर आ जाता है प्यारे बच्चों m/2m, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग थीटा के लिए m और स्मॉल m का रिलेशन अलग अलग आएगा। जैसे मान लीजिए थीटा को मैंने ले लिया होता 37 डिग्री, अगर थीटा 37 ले लिया होता तो कॉस 37 कितना होता बताइए, 4/5 होता, तो ये आ जाता m/2m, तो ये आ जाता 8 स्मॉल m बराबर 5 कैपिटल m, ये रिलेशनशिप आ जाती। ठीक है, इसी तरीके से अगर थीटा को ले लिया होता मैंने 53 डिग्री, तो बताइए ये कितना निकल के आता, ये निकल के आ जाता cos 53 बराबर आ जाता कैपिटल m/स्मॉल m, और cos 53 होता है 3/5, ये आ जाएगा m/2m, तो ये आ जाता बेटा 6 स्मॉल m बराबर 5 कैपिटल m। मतलब ये हुआ कि अलग अलग एंगल के लिए रिलेशन अलग अलग आएगा। मतलब इस सिस्टम समझ गए बात को, ठीक है। तो अगर हमको जनरल रिलेशन निकालना है, तो जनरल रिलेशन तो हम जानते ही हैं, बताइए जनरल रिलेशन निकालना है अगर हमको, तो देखिए जनरल रिलेशन तो हम जानते ही हैं कि कॉस थीटा की कंडीशन डाल दो कि कॉस थीटा पे क्या कंडीशन होती है बताइए। तो हमें पता है जो कॉस थीटा होता है बताइए वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, 1 से तो कभी ज़्यादा होता ही नहीं। अच्छा, नेगेटिव की तो बात ही नहीं करोगे, क्योंकि यार मास है जाए, रेशियो तो पॉजिटिव ही होगा। कॉस थीटा पॉजिटिव में बताइए कितना आ गया है, m/2m लेस देन इक्वल टू 1, तो कैपिटल m लेस देन इक्वल टू 2m, ये इसकी कंडीशन आ जाती है। ठीक, ये आ जाती है। ये इक्वल टू 1 भी नहीं करेंगे, क्यों, इक्वल टू 1 में थीटा 0 हो जाएगा, तो वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो m लेस देन इक्वल टू 2m इज द आंसर। ठीक है, फेमस क्वेश्चन है चेन वाला, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। देखिए जरा, हर किताब में दिया रहता है। तो यहाँ पे एक चेन है, ये देखो ये, ठीक है, मैं तो इसको ऐसे ही बना देता हूँ हमेशा। ये चेन है, चेन बनाने का ये तरीका मुझे सबसे बढ़िया लगता है। ये चेन है, ये चेन है, इस तरीके से बंधी हुई है बाउंड्री से। चलिए मैंने ऐसी बांधी, ठीक है। इसका वेट m दिया हुआ है, वेट इक्वल टू W, इसका मतलब mg बराबर W दिया हुआ है। ठीक है, अब सवाल ये पूछा यार आपसे, अच्छा ये एंगल भी दिया हुआ है इसका थीटा यहाँ से, और ये भी थीटा यहाँ से एंगल दिया हुआ है। पहला सवाल पूछा है आपको ये पॉइंट अगर मैं A दे दूं और इस पॉइंट को मैं B दे दूं, और मिड पॉइंट इसका यहाँ पे C है, चलो वो लिख देंगे। तो फाइंड द टेंशन एट पॉइंट A एंड B, A और B वाले पॉइंट पर टेंशन फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे भी टेंशन फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ भी टेंशन फाइंड आउट करना है। आराम से पॉज करके ट्राई करिए, बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से करता हूँ। मतलब चेन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस है। एक तो बी और ए पर टेंशन फाइंड आउट करना है,
और एक इसके मिड पॉइंट पर टेंशन फाइंड आउट करना है, अभी समझाते हैं आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो क्लियर है, हटाएं इसको। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। अब ऑब्वियसली इसमें जो भी वेट है वो हर टुकड़े पर लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, हर जगह लगेगा। पर बताइए जितना भी वेट होगा क्या सब वर्टिकली डाउन लग रहा होगा? और चेन को ले लो हवा में, चेन को हवा में ले लो, जैसे छोटी सी चेन में यहाँ बना देता हूँ, देखो आपको समझ में आएगी बात। अगर मैं चेन को हवा में ले लेता हूँ ऐसे करके, इससे समझ में आ जाएगा एकदम आपको। तो पूरी चेन का जो वेट होगा वो तो नीचे लग रहा होगा डब्लू, और ये जैसे हवा में लोगे तो बताइए यहाँ पे एक टेंशन टी लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो टेंशन टी इस तरीके से लगेगा, ये अलोंग द टेंजेंट टी, और सिमेट्री है तो यहाँ से भी अलोंग द टेंजेंट टी लगेगा। ये चेन हवा में लटक गई। अब देखिए ये एंगल यहाँ पर भी दिया और यहाँ पर भी दिया है, ये थीटा दिया है तो ये भी तो थीटा होगा, ये थीटा दिया तो ये भी थीटा होगा। अच्छा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप चेन का एफबीडी बना लो सेंटर ऑफ मास वाला। तो न्यूटन साहब ने कहा फोर्स लगे कहीं, लगा कहाँ देना? सेंटर ऑफ मास पर, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कोई रोल होता ही नहीं है। तो बताइए नीचे तो डब्ल्यू लग जाएगा क्योंकि एम जी बराबर डब्ल्यू है, और देखिए ये टेंशन यहाँ से टी लगेगा और ये टेंशन यहाँ से टी लगेगा। हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। हॉरिजॉन्टल में तो वैसे ही फोर्स बैलेंस कर जाएंगे क्योंकि ये होगा टी कॉस थीटा और ये भी होगा टी कॉस थीटा। वर्टिकल में टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, वेट को बैलेंस करेंगे तो सीधे इक्वेशन लिखेंगे 2t साइन थीटा इक्वल टू डब्लू, तो t इक्वल टू आ जाता है W/2 साइन थीटा। यही आंसर है, ए और बी पर टेंशन का यही आंसर है। अब ये जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है, यहाँ के टेंशन की जरूरत पड़ेगी, समझाते हैं कैसे निकलेगा। ये मिड पॉइंट होगा, पहले इतना करिए, इतना करिए, पहले इतना करिए सब पहले, ठीक है। हटाएं। अब देखिए मिड, अब पहले टी की वैल्यू लिख लो आप। तो टी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, टी बराबर आ गया आपका W/2 साइन थीटा। अब मिड पॉइंट के टेंशन को समझो, हालांकि इसको मैं काफ़ी डिटेल अभी आपको क्वेश्चंस में आने वाली चीज़ है, पर आपको एक नियम बता रहा हूँ, सुनो। कभी भी कोई मास वाली बॉडी हो, कोई भी मास वाली बॉडी, अगर उसके किसी भी पॉइंट पर टेंशन फाइंड आउट करना है तो आप एक काम करो, वहाँ पे कट कर दो, कट लगा के और धागे को जोड़ दो धीमे से। तो देखिए आप इसको ऐसे भी तो विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ मान लो मैंने कट लगाया, ये देखो ये चेन ही है, ये यहाँ पर देखो ध्यान से, कट लगा लिया, और कट लगा के जो टेंशन यहाँ पे रहा होगा, अच्छा मिड पॉइंट है और इस जगह पे जो चेन होगी वो तो हॉरिजॉन्टल होगी कि नहीं होगी? तो जो इस जगह पे कट लगा के टेंशन आएगा, टेंशन हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से अवे लगता है, तो ये जो टेंशन होगा टी डैश, वो यार इधर होगा टी डैश, ठीक। और इसमें यहाँ पे टेंशन आपको ये मिल ही चुका है टी, ये तो मिल ही चुका, आपने अभी अभी निकाल ही लिया है। ऐसे इसमें टी मिल ही चुका आपको, ये थीटा सब आ चुका है। क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें जो वेट होगा वो आधा पार्ट होगा, ठीक है, W/2 हो जाएगा आधा, और इसमें भी वेट कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्यों मिड पॉइंट से आपने कट किया है। अब किसी भी पार्ट का फोटो एफबीडी बना लीजिए, इसका बना लो या इसका बना लो, चलो उसी का बना लेते हैं। देखो ये तो देखिए टी डैश, टी तो इधर आ गया जो कि आपको पता है थीटा का एंगल, वेट W ऐसे लगेगा W/2, और ये जो टी डैश है वो इधर लग जाएगा। आपको टी डैश फाइंड आउट करना है तो W/2 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि टी डैश आ जाएगा सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करा लेने से आ जाएगा, ठीक है। यहां से हटा दूं, इसको लिख देता हूं, देखो तो ये जो आ जाएगा, तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करा दो, तो देखिए सीधे सीधे टी डैश बराबर आएगा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। तो टी डैश बराबर टी, अब आपको पता है ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है बताइए? W/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बताइए यहाँ से टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ जाती है W/2 और कॉट थीटा। दिस इज योर आंसर। तो टी की वैल्यू आ जाएगी W/2 साइन थीटा, और मिड पॉइंट का टेंशन आ जाएगा W/2 कॉट थीटा। पॉज करके उतार लीजिए, उतार लीजिए पॉज करके।
देखिए एक बेहतरीन सवाल और, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। देखिए, अ मैन ऑफ मास 60 kg एज इन इक्विलिब्रियम, एज लगा देना यहाँ, एज इन इक्विलिब्रियम इन अ बॉक्स ऑफ मास 20 kg। देखिए ये सिस्टम दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये पुली है, ये यहाँ बॉक्स बंधा हुआ है सैंड पर, ठीक है। बॉक्स के अंदर एक आदमी है जिसका मास कितना है 60 kg, बॉक्स का मास 20 kg है। तो तीन बातें फाइंड आउट करनी है। एक तो इसका FBD बनाना है, किसका, ड्रॉ FBD ऑफ मैन एंड बॉक्स, बॉक्स और आदमी का FBD बनाना है अलग अलग दोनों का। और धागे में टेंशन फाइंड आउट करना है, किस धागे में टेंशन कितना होगा, और आदमी और बॉक्स के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो एकदम आसान है, अगले पेज पर कर देता हूँ, ठीक है, आराम से देखिए, फोटो यहाँ बना देता हूँ। ये पुली, ये बॉक्स है, थोड़ी बाउंड्री बना दी है बॉक्स की, ठीक है। ये आदमी, चलिए कुछ है नहीं। अब देखिए आदमी का मास कितना है, एम मैन 60 kg दिया हुआ है, और एम बॉक्स 20 kg दिया हुआ है, आराम से देख लो। चलिए पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, पूरा सिस्टम। तो देखिए आप सिस्टम को सोचेंगे तो यहाँ से सोचेंगे, ये पूरा सिस्टम है। अभी देखिए कुछ है नहीं, इस पूरे सिस्टम को देख लीजिए। इस पूरे सिस्टम को देखोगे तो इसमें मान लो टेंशन T आता है, तो यहाँ पर टेंशन T आएगा, यहाँ पर टेंशन T आएगा पूरे धागे में, ठीक। अगर मैं पूरे सिस्टम का FBD बनाता हूँ, ध्यान से देखना, कुछ है नहीं, पूरे सिस्टम का FBD बनाता हूँ, FBD बना दूंगा अभी। चलो बॉक्स का FBD बना दूँ पहले, चलो बॉक्स का बना देता हूँ। देखो अब देखो, अच्छा आदमी का बना लो, मैन, कहीं से स्टार्ट हो जाओ। आदमी का देखो, पहले तो ये वाला फोटो बनाओ, बनाया करो, ये पैर इसके ऐसे बना दिए, ठीक है, ये हाथ। अब देखिए इसके पैरों के और बॉक्स के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा यहाँ से, ठीक है। तो बॉक्स ने जो आदमी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा वो ऊपर की तरफ लगाया होगा, इसको ऊपर की तरफ पुश किया होगा, तो यहाँ से ये N ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब देखिए धागे का टेंशन हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से अभी लगता है, तो धागे का टेंशन इसके हाथ पर ऐसे लगेगा, ये लगेगा, और एक ग्रेविटी ने इसको नीचे की तरफ पुल किया होगा, तो ग्रेविटी का 20 G नीचे लग जाएगा, क्योंकि आदमी का मास 20 kg नहीं 60 kg है, तो 60 kg नीचे लग जाएगा। और अगर सेंटर ऑफ मास वाला FBD बनाओगे तो सारे फोर्सेस के टेल को रख दोगे सेंटर ऑफ मास पर रख दोगे, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा प्यारे बच्चों ऊपर, टेंशन ऊपर आ जाएगा और 60 G लग जाएगा नीचे। तो अगर इक्वेशन लिखनी भी पड़ जाएगी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी 100% N + T बराबर लिखेंगे 600, इक्वेशन नंबर 1। तो आदमी का FBD भी बना दिया और मैंने इक्वेशन भी लिख दी, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो बॉक्स भी इक्विलिब्रियम में होगा और आदमी भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये इक्वेशन मैंने लिख दी। अब जरा बॉक्स का देख लेते हैं, ठीक, इसको हटा दें, इतना उतार लीजिए पॉज करके, इक्वेशन तो लिख ही दी है, ठीक है। चलिए अब बॉक्स देख लीजिए, बॉक्स को देखोगे तो देखो ये आएगा, ये देखिए, आराम से बॉक्स बना लीजिए। अब देखो ये ध्यान रखना, ये बॉक्स से टच में, तो ये कांटेक्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे टेंशन T लग गया। अब देखिए आदमी इसमें नहीं ले रहे हैं, केवल बॉक्स ले रहे हैं, तो आदमी देखो ये धागा है, ये आदमी से टच है, बॉक्स से टच नहीं है, तो बॉक्स के FBD में नहीं आ सकता। हाँ, आदमी के पैर बॉक्स से टच है, तो आदमी के पैरों ने नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ये लगाया होगा N, ये है मेन बात।
कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। देखो जब बॉक्स को लोगे तो बॉक्स के देखो सिस्टम में ये होगा, देखो ये मैं बना दे रहा हूँ, ये होगा, ये होगा। तो देखो इस वाली चीज में देखो मैं डॉट डॉट कर दिया, इसमें डॉट डॉट, देखो ये बॉक्स का, ये बॉक्स का सिस्टम है। तो देखो ये एक तो ये टेंशन आया बॉक्स पर, एक आदमी के पैर आए, ये धागा थोड़ी आएगा, ये तो आदमी और धागे के, आदमी और स्ट्रिंग के बीच में लग रहा है। हाँ आदमी और बॉक्स के बीच में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो वो एन ये बना दिया। और ग्रेविटी तो सेंटर ऑफ मास पे लगी रहा होगा, तो एक mg लग रहा होगा, जिसका मास कितना आता बताइए 20g। अब सेंटर ऑफ मास वाला एबीडी बना लो इसका। तो सेंटर ऑफ मास वाले एबीडी में सभी फोर्सेस के टेल को कहाँ रख देते हैं, सेंटर ऑफ मास पर रख देते हैं। तो टी का टेंशन ये आ जाएगा, टी ऊपर आ गया, और ये बताइए 20g आ जाएगा नीचे। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये भी इस तरह से एन आ जाएगा। इक्वेशन लिखेंगे तो सेकंड बताइए क्या आएगी, टी ऊपर, टी बराबर एन प्लस 20g का मतलब 200। दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो एफ बी डी भी बना दिए और आंसर भी निकाल देते हैं। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखिए अब देखिए एक काम करो, टी उस ऊपर वाले में लिख दो इसको, एन प्लस 200 बराबर 600। तो ये आ जाएगा 2n बराबर 600 की जगह 400, तो n बराबर आ जाएगा 200 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन तो आ गया 200 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन 200 न्यूटन आ गया, तो t बराबर है n प्लस 200, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 400 न्यूटन। ठीक है, 400 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको इसके कराए। अब इसमें मुझे एक लामीज थ्योरम और बनाना होगा। अगर मैं फिर से वही बात थी कि अगर लामीज थ्योरम को यहीं पर पढ़ाता हूँ, है तो मुश्किल से 20-30 मिनट का, लेकिन लेक्चर फिर लेंदी हो जाएगा। तो बच्चे यही कहते हैं सर 1-1.25 घंटे का लेक्चर ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्यों उसी लेक्चर को ख़त्म करने में 2-2.5 घंटा लग जाता है। तो लामीज थ्योरम का एक छोटा सा लेक्चर बना दूंगा और 2-4 कुछ अच्छे क्वेश्चन उसमें और जोड़ लूँगा। मेरी यार मेन ताकत क्वेश्चन की रहती है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर रुकता हूँ, आप लोग पढ़ाई करते रहो। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। चलिए।